नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है। मोनिका और आयुष्मान की नई नई शादी हुई थी। हालांकि मोनिका और आयुष्मान दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि उन दोनों के स्टेटस में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। मोनिका के घर वाले काफ़ी मिडिल क्लास परिवार थे, वहीं आयुष्मान काफ़ी अच्छे घर परिवार से था, जहां पैसों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति थी। इसलिए मोनिका के घर वालों का कहना था कि मोनिका को उस घर में शायद सम्मान ना मिले जो बराबर के खानदान में या परिवार में मिल सकता है। वहीं आयुष्मान के परिवार वालों का कहना था कि काम स्टेटस की लड़की से विवाह करके आयुष्मान ने पूरे खानदान के लोगों की नाक कटवा दी है, क्योंकि खानदान में उसके परिवार में किसी भी ऐसी लड़की की शादी ऐसी मिडिल क्लास लड़की से नहीं हुई थी, और यहाँ लड़कियों की शादी भी मिडिल क्लास परिवार में नहीं की गई थी। इसलिए उन्हें लग रहा था मोनिका जो काफ़ी गरीब घर से होगी, इसलिए परिवार को काफ़ी बेइज्जती सहनी पड़ जाएगी। इसलिए मोनिका और आयुष्मान अपने अपने परिवार से संपर्क तोड़ के उनसे अलग जाके अपने परिवार के रिश्ते के खिलाफ जाके शादी कर लेते हैं। और जब शादी का पता चलता है तो आयुष्मान के परिवार वाले मोनिका को अपनाने से इनकार कर देते हैं, और आयुष्मान मोनिका को लेकर किसी अलग किराए घर की तलाश में निकल जाता है। लेकिन घर में और शहर में आयुष्मान के परिवार के लोगों को काफ़ी सारे लोग जानते थे, और आयुष्मान को भी पहचानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। इसके बाद आयुष्मान जब घर ढूंढता है तो वहाँ शायद उसे किराए का कोई छोटा घर नहीं मिलता है, और लोगों की बातें सुनने के बाद वो अपने घर आता है, जहाँ पे वो एक छोटी सी जगह पे रह रहा था, जहाँ पे वो उसका एक परिचित एक दोस्त के घर में था। उसने उससे कहा अपनी पत्नी से कि शायद हमें कोई छोटा घर नहीं मिलेगा और अपनी कमाई से मैं घर ले सकूं, तो इतना छोटा घर यहाँ पे लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहीं पे मैं तुम्हें सुख का जीवन दे पाऊँगा, और यहाँ तो सब कोई मुझे जानते हैं। मैं यहाँ कम का स्टेटस का घर लेता हूँ तो लोग बोलते हैं ये आपके लायक नहीं, और अधिक स्टेटस का घर ले पाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों के सवाल होते हैं क्यों तुम अपने परिवार से अलग रह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो खुद का बड़ा घर है, हम दूसरे शहर क्यों चलते हैं इससे अच्छा, और वहीं पे मैं अपना खुद का काम शुरू करूँगा। वहाँ से वो लोग नज़दीक के शहर गुजरात की एक गाड़ी पकड़ते हैं और वहाँ पे शहर पहुँचते हैं। शहर के लोग जानने वाले नहीं थे, क्योंकि गुजरात में भी लेकिन उसके बहुत से रिश्तेदार थे, तो इस शहर से बढ़ के वो गांव की तरफ चला जाता है, क्योंकि गांव में पहचानने वाले लोग शायद उसके कम हो गए, और यही सोच के उसने कि वहाँ कम लोग जानते होंगे और रिश्तेदारों को भी नहीं पता चलेगा, वरना कोई ना कोई मोनिका से अलग करने के लिए कोई साजिश रची जाएगी और उसके परिवार को सूचना दे दी जाएगी। इसलिए उसने अपना रुख गाँव की तरफ कर लिया। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि वहां गांव जाने के ज़्यादा साधन तो नहीं थे, बस एक ही बस चल रही थी जो गांव की तरफ जाती थी। उसे गांव पहुंचने के टाइम तक वहां काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और दो चार घरों को छोड़ के आसपास की जगह में भी कोई खास रोशनी नहीं थी। बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, गाँव में अक्सर बिजली कटी ही रहती है, और आज के ज़माने में कोई लालटेन भी नहीं रखता। गांव के पास जो लोग थे उनके पास थोड़े टॉर्च वगैरह थे, लेकिन गांव में घर उन शहरों की तुलना में बहुत कम थे, और पूरी सड़कों पर भी रोशनी नहीं हो रही थी। आयुष्मान और मोनिका जो तभी उसकी नज़र एक घर की तरफ गई, जहाँ से दूर से एक रोशनी अंदर आ रही थी। आयुष्मान ने कहा शायद हमें कोई घर दिख रहा है, और देखो वहाँ रोशनी के लिए किसी ने दरवाज़ा खोला है, शायद कोई हमारी खुद से मदद के लिए आगे आ रहा है। और आयुष्मान उस तरफ बढ़ने लगता है। मोनिका कहती है रुको, हो सकता है कोई ऐसे ही हमसे कुछ पूछने आ रहा हो। आयुष्मान ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है वहाँ चलना चाहिए, शायद कोई हमारी मदद करना चाहता है। मोनिका को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि आयुष्मान जिस दिशा में बढ़ रहा था वहाँ मोनिका को कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही थी। जब तक आयुष्मान मोनिका से मुड़ के बोलता है देखो शायद घर में बिजली का कनेक्शन नहीं हो, देखो कोई व्यक्ति है शायद जो लालटेन लेके खड़ा है, सामने देखो तुम्हें लालटेन की रोशनी नज़र आ रही है ना। मोनिका शायद वो नहीं देख रही थी, फिर भी उसकी सहमति से सर हिला देती है। असल बात तो यही थी कि मोनिका को कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही थी, बस वो आयुष्मान का हाथ पकड़ी हुई थी और साथ में आगे बढ़ रही थी। पता नहीं क्यों उसे अजीब सी वाइब आ रही थी कि शायद कुछ तो गलत है, जो हो रहा है वो सही नहीं है, जो गलत हो रहा है वही हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी दूर पे उसे घर लेकिन साफ साफ नजर आया, जो काफ़ी बड़ा था। इस बार मोनिका को भी उसके अंदर से एक रोशनी दिखाई दी। तब मोनिका ने सोचा शायद वो सब कुछ मेरी आंखों का धोखा था। आयुष्मान को दूर से रोशनी नज़र आई थी और बस मुझे ही नहीं नज़र आई।
तब वो दोनों ही घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो घर काफ़ी बड़ा था और उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो लोग आवाज़ देते हुए अंदर जाने की सोच ही रहे थे, तभी दरवाजे की तरफ एक नेम प्लेट दिखाई दिया जो काफ़ी पुराना सा लग रहा था। उस पर लिखा था सुरम्या निवास। आयुष्मान उसे पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसे क्या लिखा है, क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग हिंदी में क्यों लिखते हैं? मोनिका बोलती है सुरम्या निवास लिखा है, क्या तुम्हें हिंदी नहीं आती? आयुष्मान कहता है नहीं, मैंने आज तक हिंदी में कोई पढ़ाई ही नहीं की है, ज़्यादातर तो मेरी हिंदी बहुत ही कमज़ोर है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चलो जो भी है, इसके अंदर हम उनकी परमिशन ले लेंगे, शायद वो जो आंटी होंगी वो हमें घर में रहने की जगह दे देती हैं। तो मोनिका हंसने लगती है, तुमने मन ही मन अपने मन से ही सोच लिया कि वो कोई आंटी ही होंगी। लेकिन आयुष्मान कहता है आज के ज़माने में ऐसे नाम कौन रखता है? हमारे नाम देख लो, हमारे नाम कितने अलग हैं। पर ये नाम तो देख के लगता है कोई 100 साल पुराना नाम है, ज़रूर कोई आंटी टाइप ही होंगी या आंटी टाइप की ही लेडी होंगी। चलो हम अंदर जाके आवाज़ दे के उन्हें बुलाते हैं और उनकी परमिशन ले लेते हैं कि एक रात के लिए हमें यहाँ जगह दे दें, कल सुबह हम नया किराए का घर तो ढूंढ ही लेंगे। और वो ज़ोर से आवाज़ देता है आंटी, सुरम्या आंटी, मिसेस सुरम्या, मिस सुरम्या, जो भी है आप प्लीज़ आइए ना, हमें कुछ काम है। मोनिका कहती है शांत हो जाओ, ऐसे ही कोई अंदर होगा तो ज़रूर ही बाहर आएगा। तभी उन्हें पायलों की छम छम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मोनिका कहती है शायद वो लेडी यहाँ नीचे उतर रही हैं। अब कम से कम उन्हें आंटी कहना बंद करो, कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है। इस पर आयुष्मान कहता है हाँ, लेकिन गए तो गांव है, गांव के लोगों को चाचा चाची ऐसे ही नामों से बुलाते हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। मोनिका कहती है हो सकता है, लेकिन कोई आंटी की उम्र की ना हुई तो। इस पर मोनिका की बात कर ही रही थी, तभी जो महिला थी वो नीचे उतर के सामने आ गई। सामने से उन्हें देखने के बाद वो आंटी की उम्र की तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। हाँ, लेकिन एक बात देख के आयुष्मान और मोनिका जो थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं वो थी उनकी ड्रेस और ज्वेलरी, जो काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही थी और ऊपर से नीचे तक उन्होंने काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज के ज़माने में कोई इतनी ज्वेलरी नहीं पहनता और उस महल जैसे घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। ये जो महिला थी वो ऊपर से ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पहन के इतनी गर्मी में घूम रही है। ये बात आयुष्मान को बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन वो मोनिका से कहता है शायद एक रात के लिए ये जो भी हैं वो हमें शरण तो दे ही सकते हैं। वो धीरे से ये बात बोलता है। तब तक सुरम्या बोलती है आप लोगों के लिए एक कमरा तैयार है, आप जाके वहाँ आराम कर लीजिए। सुरम्या की बातें सुन के मोनिका और आयुष्मान को बहुत अजीब पहले ही लगता था। क्या इन्हें पहले से पता था हम लोग आने वाले हैं? हम लोग आने वाले, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पहले से ही पता है और उन्होंने हमारे लिए कमरा तैयार कर दिया। आयुष्मान ने कहा हो सकता है यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो या फिर शायद दूर से आते हुए उन्होंने हमें देखा होगा। मोनिका ने देखा, उनसे बात करने के लिए वो आगे बढ़ने गई तो एक व्यक्ति सामने दिखाई दिया और वह व्यक्ति वहाँ पे उसके पास आके बोलता है कि आप लोग यहाँ हॉल में ही सो जाइए, पर जो कमरा तैयार किया गया है उसमें भूल कर भी मत जाइएगा और सुरम्या से ज़्यादा बातें भी मत करिएगा। ये बातें सुनकर मोनिका को बहुत ही अजीब लगता है। उसने कहा हम लोग फिर से यहीं से अभी से चल जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा आप लोग चाह के भी रात में इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें आपको वापस यहीं आना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है एक रात गुजर जाने दें और सुबह होने के ठीक पहले आप लोग यहाँ से निकल जाएगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप लोग। पता नहीं कैसे आदमी अचानक ही मोनिका ने जो आवाज़ सुनी, फिर कुछ आवाज़ सुन के वो पीछे पलट के देखती है। आयुष्मान सुरम्या से ही बातें कर रहा था। मोनिका उस आदमी से कुछ कह पाती इसलिए उसने पलट के देखा तो देखा कि वो आदमी ना जाने कहाँ चला गया। मोनिका को उस आदमी के इतनी जल्दी जाने पे विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो घर इतना भी छोटा नहीं था कि कोई व्यक्ति तुरंत सामने आए और तुरंत ही चला जाए। मोनिका को कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जैसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा था और इसी वक्त वो आयुष्मान को लेकर निकल जाना चाहती थी। पर जब वो कुछ व्यक्ति ने कहा था वो सब कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था और उसके दिमाग में बहुत कुछ भी चल रहा था कि सुरम्या कुछ खाने के लिए देगी। तो उस व्यक्ति से का कहना था कि कुछ खाना भी नहीं है आपको, बस छोटी सी ही विनती है, जल्दी से जल्दी हो सुबह होते ही पहले यहाँ से निकल जाइएगा और सुबह से पहले कुछ भी मत खाइएगा।
सुरम्या से बातें बातें करते हुए आयुष्मान वहीं पे दिया हुआ उसका सुरम्या का ही हाथों मिठाई का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेता है। देख के मोनिका उसको झटके से उसके पास जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करती या बोलती उससे पहले ही आयुष्मान उससे कहता है चलो हमें कमरे में चलना है। आखिर ये महिला जो यहाँ की मालकिन है उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे घर में रहने के लिए कर दी है, और घर में हम यहाँ सुकून में से रह भी सकते हैं। सुरम्या की बातें दिमाग में चल रही थी। एक तरफ वक्त की बातें मोनिका के दिमाग में चल रही थी। वो आयुष्मान से कहती है हमें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। आयुष्मान को वो लगभग खींचती हुई हॉल में लेके आती है। जब आयुष्मान उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, हॉल में आयुष्मान को बैठाती है। आयुष्मान के बहुत जिद करने के बावजूद मोनिका उसे कमरे में नहीं जाने देती है सुरम्या, लेकिन फिर से एक बार और आती है कि मोनिका से कहती है कि आपको हमने कमरे में जाने के लिए कहा। उसने कहा हम अभी इसी वक्त घर से चले जाएंगे। वैसे भी हमने आपसे सिर्फ मदद ही मांगी थी, पर आपका व्यवहार बहुत ही अजीब है। हम आपके कोई अपने या रिश्तेदार तो नहीं हैं। बार बार आप हमें एक कमरे में जाने के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं? पर पता नहीं कैसे मोनिका और आयुष्मान जब सो जाते हैं और उनकी आंखें खुलती है तो लगभग दोपहर का समय हो चुका था। उनको सुबह जल्दी ही निकल जाना था, पर यह क्या हुआ? मोनिका और आयुष्मान के लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया गया था। आयुष्मान ने कहा इतने अंधविश्वास मत पालो, ये महिला बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तभी तो हम लोगों की इतनी केयर कर रही हैं। और कोई इस तरह का अनुशासन रखेगा तो कोई हमारा बुरा क्यों चाहेगा? वैसे भी गांव के लोग हैं, गांव के लोग इतने बुरे नहीं होते हैं। अच्छा चुपचाप नाश्ता करो, हो सकता है कोई हम आज ही निकलते हैं, किराए के घरों की तलाश के लिए हम निकल जाते हैं। मोनिका ने नाश्ते की ओर देखा तो एक मिनट के लिए मोनिका की लगभग चीख ही निकल गई, क्योंकि नाश्तों में जो प्लेट में था वो बहुत ही अजीब था। उसे अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे थे। एकदम से वो चीख के बोलती है आयुष्मान क्या, कहाँ बैठे हो तुम? क्या खाने जा रहे हो? रुक जाओ। आयुष्मान ने कहा इतना अच्छा नाश्ता है, तुम मुझे खाने से क्यों रोक रही हो? मोनिका एकदम से फिर दोबारा नाश्ते की तरफ देखती है तो वो एकदम साधारण नाश्ता था, जैसे घर में होता है वैसा ही था, और उसमें भी कई तरह के पकवान बने हुए थे। पहली बार जो मोनिका ने देखा, क्या वो सब कुछ सच था या आंखों का धोखा था? क्या नाश्ते के रूप में उसे कीड़े मकोड़े सच में दिखाई दे रहे थे? मोनिका एकदम से आयुष्मान का हाथ पकड़ती है, बोलती है हम बाहर नाश्ता भी तो कर सकते हैं, मत खाओ इसे। आयुष्मान का कहता है क्या गांव देहात है, यहाँ हमें बाहर का नाश्ता कहाँ मिलेगा? तो शायद हम लोग बाहर जाएं और फिर हम बाहर खा पाए, ऐसा हो भी नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ तो इतना अच्छा नाश्ता इन मैडम ने हमें परोस के दिया है, तुम क्यों नहीं खा सकते इसे? मोनिका बोलती है नहीं, मेरा यहाँ का बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है, वैसे भी मुझे गांव देखने का मन है। चलो ना थोड़ा बाहर होके आते हैं, मन भी फ्रेश हो जाएगा और बाहर ही कुछ खा लेंगे। इन मैडम को कह दो हम दोपहर के लिए भी चिंता ना करें, क्योंकि हम लोग बाहर का जब किराए का घर ढूंढ लेंगे तो बाहर ही हम लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। आयुष्मान बिल्कुल मोनिका से बात करने से इनकार करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मोनिका की बात को वो इनकार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो मोनिका से उसे जोड़ती थी और आयुष्मान को मोनिका की बात माननी ही पड़ती है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें कुछ एक जगह दिखती है जहाँ पे खाने का ही इंतजाम उन्हें दिख जाता है, गाँव का देसी खाना। वहाँ पर कई लोग भी थे। उन्हें देख के मन के मोनिका को देसी खाना देख के बहुत ही अच्छा दिल में लालच आ गया। उसने कहा चलो बहुत जोर की भूख लग रही है, चलो ना हम यहाँ खाते हैं। मोनिका और आयुष्मान वहाँ पहुँचते हैं और खाने की बात करते हैं तो व्यक्ति उन्हें खाने के लिए देता है, पूछता है लगता है आप लोग गांव में नए आए हुए हैं। तभी गांव के बारे में आयुष्मान ने कहा हाँ हम लोग नए आए हैं, तभी ना यहाँ पे गांव के लेकिन लोग कितने अच्छे हैं। यहाँ देखिए ना एक घर है बिल्कुल महल जैसा, कितना अच्छा घर है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। और वहाँ की जो मालकिन है उन्होंने तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, हमारे रहने और सोने का भी बंदोबस्त किया और सुबह सुबह नाश्ते का भी बंदोबस्त किया। पर यहाँ मोनिका के कहने पर हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि शायद उसे बाहर की हवा खानी थी और नाश्ता भी बाहर का करना था, गाँव के लोगों से भी मिलना था। तो वो दुकानदार पूछता है घर का कुछ नाम वाम तो होगा, यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ। मैंने कहा हाँ शायद उसका नाम मुझे याद है, हाँ सुरम्या निवास था। सुरम्या निवास क्या कहा आपने? सुरम्या निवास में आप कैसे रह सकते हैं? ये वो कोई घर थोड़ी ना है, वो तो एक टूटा फूटा महल है और वहाँ कोई रहने की जगह भी नहीं है। और कौन सी औरत आपको मिल गई? आयुष्मान का सुरम्या निवास का कोई घर नहीं है, ये कोई टूटा फूटा महल है। शायद आपको कुछ और निवास के बारे में शायद सुना होगा।
वो एक मालकिन वहाँ पे भी थी, उसकी उस घर की मालकिन। उन्होंने बहुत सारी पुरानी ज्वेलरी पहनी हुई थी। उम्र भी अधिक नहीं थी, मुझसे बस कुछ 5-6 साल ही बड़ी होंगी। वही उन्हीं का नाम सुरम्या था। उन्होंने ही हमें यहाँ शरण दी थी। ये बात सुन के जो व्यक्ति था उसने कहा, शायद आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरा कहना है आप लोग वहाँ से थोड़ी दूर पे है एक पंडित जी का निवास है, आप वहाँ चले जाइए, थोड़ी पूजा पाठ करवा लीजिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद आप जानते भी नहीं हैं। पर मोनिका और आयुष्मान को इस बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सुरम्या निवास कोई टूटा फूटा घर हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के आंखों के सामने वो एक महल की तरह का सजा हुआ घर था। घर के अंदर हर तरह की सुख सुविधा थी, बस एक बिजली की ही व्यवस्था नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पुराने ज़माने का बना हुआ घर है। लेकिन मोनिका को एक बात शुरुआत से महसूस हो रही थी कि इस घर में कुछ तो गलत है, जो बार बार मोनिका महसूस कर पा रही थी। मोनिका आयुष्मान को फोर्स करती है कि चलो ना हम उन पंडित जी के यहाँ चलते हैं, शायद हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। पर आयुष्मान इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। उसे बार बार जोर डालने के बावजूद आयुष्मान बार बार इनकार करने लगता है और वहाँ जाने से मना करता है। मोनिका एकदम से आयुष्मान का हाथ खींचती है और बोलती है, चलो ना, थोड़ी थोड़ी दूर तो है। आयुष्मान को बोलती है, क्या मेरा भी इतना भी अधिकार नहीं कि तुम मेरी थोड़ी सी बात मान लो? और हम दोनों ने प्यार में शादी करी है, एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हैं, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी बात नहीं मान सकते? इतनी बात सुनने के बाद भी आयुष्मान जोर से उसका हाथ छुड़ा लेता है और बहुत ही तेज और भारी आवाज़ में बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना है सुरम्या निवास। और अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब वो इस घर की मालकिन नहीं, मेरी भी मालकिन है और मैं वहीं जा रहा हूँ। जो वो कहेंगी मैं वही करूँगा। तभी सुरम्या के निवास की तरफ वो चला जाता है और सुरम्या निवास की तरफ मोनिका भी बहुत खिंचाव महसूस कर रही थी। मोनिका भी उस तरफ जाती है, पर मोनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो किसी से मदद मांगना चाहती थी, पर वो किससे मदद मांगे, क्या करे? तभी मोनिका ने हाथ में देखा कि उसके हाथ में तो उसका फ़ोन तो है ही, आयुष्मान का भी फ़ोन उसी के हाथ में है। मोनिका के हाथ में आयुष्मान का फ़ोन था। उसके मन में आया कि किसी को फ़ोन करके शायद वो मदद मांग सकती है, लेकिन घर वाले तो नाराज़ हैं। तभी उसके फ़ोन की अपने आप ही घंटी बजती है, जो आयुष्मान का फ़ोन था, और उधर आयुष्मान की बहन सौम्या का फ़ोन आ रहा था। आयुष्मान के फ़ोन पे सौम्या का नंबर देख के मोनिका ने सोचा, आयुष्मान क्या, और मेरे बारे में तो सब कुछ सौम्या ही जानती थी। आयुष्मान की एक वही बहन है जिसने अपनी दिल की बातें आयुष्मान शेयर करता था, यहाँ तक कि मोनिका के बारे में भी उसने सौम्या को बताया था। सौम्या वो परिवार की सदस्य थी जो आयुष्मान का साथ देती थी और अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मोनिका इस बारे में नहीं जानती और डरते हुए फ़ोन उठाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आयुष्मान के साथ कुछ गलत हो रहा है सौम्या, सौम्या आयुष्मान को बचा लो, सौम्या आयुष्मान को बचा लो, वो तुम्हारा भाई है। अब आयुष्मान के अलावा मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है, मेरा परिवार भी मेरे साथ नहीं है, कुछ तो करो। सौम्या ने कहा, मोनिका घबराओ मत, क्या हुआ क्या हुआ, मैं आयुष्मान के साथ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हूँ, मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे अपने परिवार को और सबको मना के गाँव में आती हूँ, तुम बताओ, बस बताओ कि तुम हो कहाँ पे। तो मोनिका अपना जल्दी से एड्रेस बताती है, लेकिन आयुष्मान तब तक उस घर के अंदर भी जा चुका था। मोनिका जल्दी से उसके पीछे जाती है, लेकिन अंदर जाते ही फ़ोन कट जाता है। मोनिका जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है आयुष्मान के साथ जो सुरम्या, वो जो औरत थी, वो उसे पकड़ के बैठी है और उसके साथ कोई तंत्र क्रिया जैसी कोई क्रिया कर रही है, और उसे लगने लगा कि वो शायद अब आयुष्मान को नुकसान पहुंचा देगी। और वो भागती हुई पंडित जी के घर की तरफ भागती है और उसे कहती है, उनके घर का दरवाज़ा खटखा के, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरे परिवार वालों को तो मैंने सूचना दे दिया है, लेकिन उनके आने में बहुत समय लग सकता है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरा परिवार मेरा आयुष्मान है, उसे बस बचा लीजिए, किसी भी तरह उसे बचा लीजिए। पंडित जी बोलते हैं, मैं वहाँ अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम एक पत्नी हो और एक पत्नी दुनिया में कुछ भी कर सकती है। विश्वास रखो अपने विश्वास पर, अपने भगवान पर विश्वास रखो। और साथ ही में उसे एक धागा देते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें बस आयुष्मान के पैर के अंगूठे में से बांधना है, को पूरी कोशिश करनी है, कोशिश करके उसे अपने कंट्रोल में करना है। कुछ देर में मैं और मेरे साथी वहाँ आ जाएंगे और शायद तब तक तुम्हारे परिवार के लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मोनिका वहाँ जाती है। आयुष्मान बहुत कोशिश करता है कि वो अपना पाँव मोनिका के हाथ में ना दे, लेकिन मोनिका भी अपनी पूरी ताकत लगा के उसके पाँव में एक धागा बांधने में कंप्लीट कामयाब हो जाती है। और उस वक्त मोनिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, शायद आयुष्मान भी उसे नहीं पहचान रहा था और वो उसे जोर का धक्का मारता है। मोनिका को धक्का लगने की वजह से वो गिर जाती है और उसके सर में भी चोट लग जाती है।
लेकिन मोनिका हार नहीं मानती। एकदम से आयुष्मान का पाँव पकड़ लेती है क्योंकि उसने आयुष्मान को देखा सुरम्या उसे पीछे की तरफ खींच रही है। उसने पूरी ताकत से चिल्ला के कहा, तुम एक डायन हो चाहे चुड़ैल हो, मेरे पति को तुम मुझसे छीन के नहीं ले जा सकती। तुमने शायद इस दुनिया के बारे में नहीं सुना, शायद तुमने कभी सुना नहीं सावित्री का नाम। सावित्री नाम की भी एक स्त्री हुई है जो यमराज तक से अपने पति को छीन के ले आई। तुम चीज ही क्या हो? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखाऊंगी। विश्वास करो, आज तुम्हारी लड़ाई एक साधारण स्त्री से नहीं होगी। आज तुम्हारी दुनिया में एक लड़ाई होगी तो नई सावित्री से होगी। और आयुष्मान का हाथ वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ती। वो खुद घायल हो गई थी लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। एक पल के लिए भी मोनिका कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आयुष्मान ने अगर उसके हाथ को छुड़ा लिया तो क्या होगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तभी सौम्या का फ़ोन आता है और सौम्या का फ़ोन वो स्पीकर पे कहती है, तो वो कहते हैं आप लोग बस अपने घर का पता बताइए, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। मोनिका बोलती है वो गाँव के एक कोने की तरफ है, महल जैसा घर है। शायद हमें महल जैसा घर दिख रहा है लेकिन क्योंकि गांव के लोगों का कहना है ये टूटा फूटा महल है। बस तुम्हें सुरम्या निवास को ढूंढना है। हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे हमें ले गया गया है। शायद ये कोई आंखों का धोखा है। शायद बहुत कम लोग इस जगह को देख पाते हैं। सौम्या लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा देती है और अपने परिवार के साथ वहाँ ढूंढ के वहाँ उनके तक पहुँच जाती है। तब तक पंडित जी भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच चुके थे। पंडित जी ने हवन कुंड की तैयारी कर ली और वहाँ हवन करना शुरू कर दिया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ 16 पंडितों ने एक साथ शुरू कर दिया और जो हनुमान चालीसा की आवाज़ थी वो पूरे आकाश तक गूंज रही थी। लेकिन अपने भाई की हालत जब सौम्या देखती है उसके अंदर एक अजीब किस्म का क्रोध आ रहा था। वहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी लेकिन अपने भाई की हालत देख के उसे गुस्सा आ रहा था कि आज उसके भाई की शायद जान भी चली जाएगी और साथ में शायद भाभी की भी जान चली जाए। सौम्या को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने परिवार के लोगों की वजह से अपने भाई और भाभी की जान खतरे में पड़ चुकी है। ये देख के उसे अचानक ही बहुत ही खतरा महसूस होने लगता है। तभी उसे उसकी नज़र पंडित जी के पास रखे गंगा जल पे जाती है और हनुमान चालीसा भी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। सौम्या और इधर बहुत गुस्से में थी। सौम्या ने अपनी गंगा जल उठाया और पूरी ताकत से सुरम्या की तरफ फेंक दिया। पंडित जी भी देखते रह गए। एक पल में जैसे सुरम्या बुरी तरह से जलने लगे। सुरम्या ने एक झटके से आयुष्मान का हाथ छोड़ दिया और आयुष्मान का हाथ छूटते मोनिका उसे जल्दी से खींचती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। पूरा परिवार भी कमरे से बाहर आ चुका था और बाहर आते ही साथ उन्होंने सब पूरे परिवार ने संभाल लिया उन्हें और उनके पकड़ते ही मोनिका और आयुष्मान के हाथ में पंडित जी धागा बांध देते हैं। मोनिका के हाथ में भी बांधते हैं और परिवार के जो लोग वहाँ मौजूद थे वहाँ पे मौजूदगी में उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है। दोनों बच्चों से हम कितने समय तक हम नाराज़ रह सकते थे। पंडित जी एक बड़ा सा जो धागा था बहुत ही बड़ी सी मौली थी। वो सभी पंडितों के साथ मिलके उस महल को पूरे महल को ही धागों से बांध देते हैं और महल के बनने के थोड़ी देर बाद आयुष्मान और मोनिका को जो दिखा वो एकदम से उनकी नज़र एकदम से भौचक्की हो गई क्योंकि वो महल नहीं था। वो बिल्कुल ही टूटा फूटा सा महल था और बहुत बुरी हालत में था। पर जो चीज़ उन्हें दिख रही थी एक सुविधाजनक घर, वो वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं थे। सारी दीवारें टूट चुकी थी और शायद अंदर रहने लायक जगह भी नहीं थी। पर हम यहाँ कैसे रह रहे थे? मोनिका और आयुष्मान यही सोच रहे थे। पंडित जी ने उस मोह माया के जाल को तोड़ दिया था और सौम्या की मदद से उस जादू से वो लोग बाहर भी आ चुके थे। सौम्या की मदद से परिवार वाले भी दोनों ने भी परिवार वालों ने आयुष्मान और मोनिका को दोनों को ही अपना लिया था। सौम्या के गले लग के मोनिका बोलती है, तुम एक बहुत ही प्यारी अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे जीवन में हर खुशियाँ भर दी। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही खुशियाँ भर जाए। तुम्हें जीवन में सुकून से भर दिया मेरे जीवन को और आयुष्मान की जान बचा ली। और सौम्या भी उसे गले लग जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी भागी, मैं आपके जीवन में कोई भी दुख कैसे आने दे सकती थी। आप दोनों तो हमारी जीवन का सब कुछ हो। उन बुरी परिस्थितियों से बचने के बाद आयुष्मान और मोनिका अपने घर वापस आते हैं जहां आयुष्मान के परिवार वाले मोनिका को सच्चे दिल से और खुशी से स्वागत करते हैं क्योंकि उनके परिवार में उनके बच्चों से बच जाने से बढ़ के उनके जीवन में कुछ और था ही नहीं। लेकिन मोनिका भी धीरे धीरे परिवार वालों का दिल जीत ही लेती है और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। सौम्या की भी बहुत ही अच्छी घर परिवार में शादी हो जाती है और मोनिका की दुआएं तो हमेशा सौम्या के साथ ही थी क्योंकि सौम्या ही वो की थी जिससे मोनिका के जीवन में खुशियों की शुरुआत का रास्ता खोल दिया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।